गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक नया वीडियो में। ये वीडियो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया सीरीज़ का आखिरी वीडियो है और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये तीनों कंट्रीज़ कैसे प्लान किया जा सकता है, ये पूरा ट्रिप का बजट, बाइक कहाँ से ख़रीदना है और भी बहुत सारा कुछ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आपके दिमाग में लाओस और कंबोडिया के लोगों के बारे में कुछ निगेटिव थॉट्स है तो वो दिमाग से बाहर निकाल दो। लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल है। मेरे साथ एक भी निगेटिव इंसिडेंट नहीं हुआ वहाँ पे। तो पहला चीज़ है बाइक। एक तो आप खुद का इंडियन बाइक लेके जा सकते हो, उसमें म्यांमार वगैरह होके जाना होगा। वो रूट मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने वियतनाम चला गया थाईलैंड से और वियतनाम में जाके एक बाइक ख़रीद लिया, वियतनामीज़ बाइक। और वो बाइक से पूरा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया घूमने के बाद कंबोडिया में के वो बाइक बेच दिया। वियतनाम का जो बाइक है वो लाओस में अलाउड है और कंबोडिया में अलाउड है, लेकिन कंबोडिया का बाइक या फिर लाओस का बाइक दूसरा कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वियतनाम में जाके ही बाइक खरीदूंगा, वियतनामीज़ बाइक खरीदूंगा। और ये पूरा प्रोसेस में कार्नेट का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर वियतनामीज़ बाइक आपके पास है तो। अभी वियतनामीज़ बाइक आप नॉन वियतनामीज़ होकर कैसे खरीदोगे? वहाँ का रूल ये है कि अगर बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास है तो वो बाइक आपका है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में नाम किसी का भी हो सकता है। तो मैंने जो बाइक ख़रीदा था उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड कुछ ऐसा दिखता था और ये कौन इंसान है ये मुझे पता नहीं। बाइक जो है वो मैंने ख़रीदा स्टाइल मोटरसाइकिल से, वियतनाम से। वहाँ का रिव्यू जाने से पहले पता करके गया था कि वहाँ का रिव्यू बहुत ही अच्छा है स्टाइल मोटरसाइकिल का। पहले ही सोच के रखा था कि जाऊँगा सीधा वहाँ पे और वहाँ से ही ख़रीदूँगा। वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे लोकल और बहुत सारा शॉप में आपको बाइक मिल जाएगा, जो मैकेनिक शॉप है वो लोग बाइक अरेंज कर देंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो कोई क्या रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं देता, कोई डुप्लीकेट, कोई बाइक का क्वालिटी ठीक नहीं होगा। लेकिन स्टाइल मोटरसाइकिल वहाँ से ख़रीदने से आपको जेन्युइन बाइक मिलेगा। और बाइक जो है वो ऐसा नहीं है कि वियतनाम से ही ख़रीदना है। वियतनाम का जो बाइक है वो कंबोडिया में भी मिलेगा, लाओस में भी मिल सकता है। तो आप अगर कंबोडिया जा रहे हो तो कंबोडिया का नॉमफेन का बाइक मार्केट से आप वहाँ से वियतनामीज़ बाइक खरीद सकते हो। जैसे मेरा जो बाइक है वो मैंने कंबोडिया में सेल किया है, तो कोई भी दूसरा टूरिस्ट आएगा मेरा बाइक खरीदेगा कंबोडिया से, जो कि वियतनामीज़ बाइक है। तो ख़रीदने के टाइम आपको दो चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना है। पहला तो बाइक का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, और दूसरा जो सेल एग्रीमेंट है वो होना चाहिए आपके पास। सेल एग्रीमेंट कौन देगा? जहाँ से आप बाइक खरीदोगे वही एक सेल एग्रीमेंट लिख के दे देगा कि ये एग्रीमेंट है, मैं आपको बेच रहा हूँ ये बाइक। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो बाइक था वो बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही अच्छा था। वीडियो में बहुत बार ख़राब हुआ है बाइक, लेकिन वो मैं मानता हूँ कि वो बाइक की वजह से नहीं, कोई भी बाइक खरीदो सस्ता या महंगा वो ख़राब होता ही है, ठीक है। तो मेरा जो बाइक है वो ख़राब हुआ है, मुझे लगता है कि मैकेनिक के वजह से। सबसे पहला दिन मैंने क्या किया, चेन लूज़ हो गया था तो मैंने चेन टाइट करवाया। अभी चेन जो जिसने टाइट किया उसने ज़्यादा टाइट कर लिया, उसका वजह से जो स्पोक्स है वो सब टूट गया शायद। और भी उसका वजह से एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आता गया। जहाँ पे मैंने स्पोक फिक्स करवाया उन्होंने क्या किया, ब्रेक शू का जो रबर है वो ठीक से लगाया नहीं, छोटा सा इसका लगा दिया, उसके वजह से वो जल गया। तो बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम है, जितना भी प्रॉब्लम हो मैकेनिक की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी थोड़ा रोड मैप के बारे में बताता हूँ। रोड मैप ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। ये वीडियो में क्या है ना कि आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा ये तीनों कंट्रीज़ का राइड के बारे में। मैं गया थाईलैंड, थाईलैंड से वियतनाम गया। आप डायरेक्टली इंडिया से वियतनाम जा सकते हो। थाईलैंड घूमने के बाद मैं वियतनाम गया और वहाँ पे हो ची मिन्ह में गया मैं, वहाँ से बाइक खरीदा और वहाँ से बाइक लेके नॉर्थ की तरफ गया वियतनाम का। वहाँ से लाओस में एंट्री किया और लाओस का नॉर्थ में एंट्री करके साउथ आया लाओस का, फिर लाओस का साउथ से कंबोडिया का नॉर्थ आया, फिर कंबोडिया का साउथ में आया और वहाँ पे के बाइक बेच के ट्रिप एंड किया मैंने। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ये गलती करते हैं। मान लो आप वियतनाम घूमने गए हो बिना बाइक का, मान लो, ठीक है, तो आप हो ची मिन्ह जाओगे या फिर हनोई जाओगे। हनोई नॉर्थ में है, हो ची मिन्ह साउथ में है। मान लो आप हो ची मिन्ह गए तो अब रिटर्न जो फ्लाइट है ना वो हनोई से करना, या फिर मान लो आप हनोई गए तो रिटर्न जो फ्लाइट है वो हो ची मिन्ह से करना, क्योंकि हो ची मिन्ह से आप घूमते हुए हनोई जा सकते हो, वहाँ से रिटर्न ना सकते हो। बहुत लोग गलती ये करते कि हो ची मिन्ह का ही टिकट बुक करते हैं, फिर रिटर्न भी हो ची मिन्ह से ही करते हैं। तो इनको हनोई जाके फिर वापस आना पड़ता है हो ची मिन्ह और यहाँ से फ़्लाइट लेना पड़ता है। पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में। वियतनाम का जो वीज़ा है वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था जब मैं इंडिया में था और वो 5 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल गया था और उसका जो प्राइस है वो है 2500। लाओस का जो वीज़ा है वो भी ई वीज़ा मिल जाता है ऑनलाइन, लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि कौन सा बॉर्डर ओपन है, कौन सा बॉर्डर क्लोज्ड है। इसका वजह से मैंने क्या किया, वियतनाम में जो लाओस का एम्बेसी है वहाँ पर गया हनोई में और वहाँ पर जाके मैंने स्टिकर वीज़ा लगवा लिया और वो मुझे एक ही दिन के अंदर मिल गया। उसका जो चार्ज था वो था $45। फिर आता है कंबोडियन वीज़ा।
और कंबोडिया का जो वीज़ा है वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, वो 3-4 दिन के अंदर अंदर मुझे वो वीज़ा मिल गया। और इसका जो प्राइस था $40 कंबोडियन वीज़ा का प्राइस। अब बात करते हैं होटल्स के बारे में। होटल्स में 3 ऑप्शंस हैं, एक हॉस्टल, होटल और होम स्टे। हॉस्टल क्या है, अगर आपका बजट ट्रिप चल रहा है, अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो तो आप हॉस्टल में रुक सकते हो। वो बहुत ही सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है और वो आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेसी नहीं है और किसी किसी हॉस्टल में किचन है तो आपको खाना पका के खाने का मन है तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ होम स्टे। वियतनाम जहाँ पे भी रुका मैंने कोशिश किया कि मैं होम स्टे में रुकूँ और होम स्टे का जो प्राइस है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, 500 से 1000 के अंदर होता है। वैसे तो बहुत महंगा होम स्टेज है, लेकिन मैंने जो रेंज चूज़ किया 500 से 1000 के अंदर रुकता था एक रात के लिए, ठीक सिर्फ। और होटल भी सेम, होटल का भी रेंज ऐसा ही है और महंगा होटल तो है ही, लेकिन वियतनाम में मैंने मैक्सिमम टाइम होम स्टे में ही रुका। फिर आते हैं लाओस में। लाओस पे एक भी जगह पे मैंने हॉस्टल पे नहीं रुका। 250-400 रुपये में सस्ता गेस्ट हाउस मिलता है और बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आप इंडिया में जिस होटल का प्राइस मान लो 1200-1500 है, उस टाइप का रूम आपको 400 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं कंबोडिया। कंबोडिया इस मामले में महंगा है। अगर मान लो किसी होटल का प्राइस इंडिया में 700 रुपये है तो कंबोडिया में आप जाओगे तो वहाँ पे 1500 रुपये में मिलेगा, तो इतना महंगा है वो। कंबोडिया में मेरा होटल का प्राइस एवरेज में था 800 रुपये। अभी बात करते हैं फूड पे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, मीट वगैरह नहीं खाता मैं, फ़िश, अंडा, पनीर वो सब खाता हूँ सिर्फ। तो खाने को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ हमेशा, तो इसका वजह से मैंने पहले से ही अपना खुद का एक स्टोव और गैस हमेशा साथ में रखा। जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पे खाया मैंने। ऑलमोस्ट 90% जगह पे मैंने खुद पका के खाया। वैसे होटल में तो अलाउड नहीं करते पका के खाना, लेकिन आप बिना बताए पका के खा सकते हो। रूम पे आके कोई चेक नहीं करता। अगर आप पूछ लेते हो तो उस केस में शायद मना कर दे। मैंने किसी भी होटल पे पूछा नहीं है। मैं वो वहाँ पे होटल के अंदर पकाता था और खाना वाना पकाने के बाद वो जगह पूरा क्लीन करके रख देता था। जहाँ भी मुझे लगा कि ये जगह पे मैं खा सकता हूँ तो वहाँ पे मैंने लोकल फूड खाया, लेकिन वेज। और मैक्सिमम केस में मैं क्या करता था, रात को होटल पहुंचता था, वहाँ पे रात का खाना पका के रात का खा लेता था। सुबह निकलने से पहले थोड़ा वो कुछ पका लेता था, वो रास्ते में कहीं पे खा लेता था मैं। वही बात है। और ये इसमें क्या है कि 2 फ़ायदा है, एक तो आपका खुद का पकाया हुआ खाना मिलेगा और दूसरा चीज़ सस्ता होता है बहुत। बाहर खाओगे आपका मान लो 400-500 रुपये जाएगा, लेकिन आपका खुद पका के खाने से 40-50 रुपये में हो जाएगा। अभी बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर किसी दूसरा कंट्री में जा रहे हो तो उस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना सही है। वहाँ पे अगर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो आप जैसे उस कंट्री का सिटीज़न नहीं हो तो बहुत लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करते, या फिर बहुत क्या करते, बहुत पैसा ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस रहने से वो एक फ़ायदा होता है। मैंने एक्चुअली टाटा AIG ऐसा कुछ वहाँ से लिया था। ये मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है। इसका जो टोटल प्राइस था वो था 2515 रुपये। 4 कंट्रीज़ के लिए लिया था, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। और एक तरफ से अच्छा हुआ कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस कहीं पे भी यूज़ हुआ नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। इंडिया का जो लाइसेंस है वो बाहर बहुत सारा कंट्रीज़ में काम नहीं करता, तो उसके लिए आपको एक नया लाइसेंस बनवाना पड़ता है, परमिट बनवाना पड़ता है बाइक या फिर कार ड्राइव करने के लिए। वो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, IDP बोलते हैं। और इसका पूरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया जो आई बटन पर ऐड कर दिया। ये आप बना सकते हो, आपका लोकल जो व्हीकल ऑफिस है, मोटर व्हीकल ऑफिस, वहाँ से आप बना सकते हो, या फिर ऑनलाइन ITCA का जो वेबसाइट है यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ से आप बनवा सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और मुझे पैसा लगा 3500 रुपये। उसके बाद बात करते हैं बजट। वियतनाम में मैं रुका 23 दिन। वीज़ा में खर्चा आया 250, थाईलैंड टू वियतनाम फ्लाइट में खर्चा आया 4000, बाइक में खर्चा आया 43,000। टोटल जो वियतनाम में खर्चा हुआ 92,000। अब बाइक को अगर छोड़ दे तो वियतनाम में खर्चा आ गया मेरा 47,000। फिर आते हैं लाओस में। लाओस में 14 दिन रुका। वहाँ पे बाइक मैकेनिक के पीछे मेरा खर्चा हुआ 3500 रुपये। फिर पेट्रोल में खर्चा हुआ मेरा 5640 रुपये। फिर होटल में खर्चा हुआ 6900 रुपीज़, एक्स्ट्रा कुछ 7000 रुपीज़ जैसा लगा। और टोटल लाओस में खर्चा हुआ मेरा 23,121 रुपये। फिर आते हैं कंबोडिया। कंबोडिया में जब मैं बॉर्डर क्रॉस किया उस टाइम बाइक इंपोर्ट का चार्ज रखा 8300 रुपये, मतलब $100। फिर 13 दिन कंबोडिया में रुका मैं। होटल में अप्रोक्स खर्चा गया 10,400 रुपये करके। फिर पेट्रोल में खर्चा गया 4000 अप्रोक्स। बाइक मैकेनिक के पीछे खर्चा गया 4000। अंगोर वाट का जो टिकट प्राइस है वो है 3000 रुपये। फिर मिसेलिनियस मान लो और 3000। फिर कंबोडिया से इंडिया फ़्लाइट का जो फेयर है वो था अप्रोक्स 12,800 रुपये। और टोटल कंबोडिया में जो खर्चा है वो है 32,800 रुपीज़। तो बाइक का जो इंपोर्ट चार्ज है वो अगर एक्सक्लूड करे तो टोटल खर्चा है 20,300 रुपये।
तो 20,300 रुपये में आप कंबोडिया घूम सकते हो। टोटल किलोमीटर चला है मैंने अप्रोक्स 5,000 से 5,500 किलोमीटर, और तीनों कंट्रीज़ मिला के जो मेरा टोटल खर्चा हुआ है वो है 1,35,421। अगर खोया हुआ ड्रोन को ऐड करें तो मेरा टोटल खर्चा होता है 2,35,421। ड्रोन को अगर छोड़ दे, अगर भूल जाए तो वही बेहतर होगा, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। आई होप आपका सारा सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप भी कभी अगर ये टूर प्लान करते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाइक खरीदना है तो वियतनाम से खरीदना है, वियतनामीज़ बाइक खरीदना है, नहीं तो दूसरा कंट्री के बाइक खरीदोगे आप घुस नहीं पाओगे। तो मिलते हैं गाइस एक नया वीडियो पे, एक नया सीरीज़ के साथ। कुछ दिन बाद मैं अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत दिनों से प्लान था कि जाऊँगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अभी सक्सेसफुल होने जा रहा है, कुछ दिनों में मैं निकल जाऊँगा अरुणाचल प्रदेश। मिलते हैं अगले वीडियो पे।